अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको सुबह खैर। यहाँ पे इस वक्त सुबह है, इसलिए मैं सुबह होते ही अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट की, तो इसलिए आपको मैं सुबह खैर कहता हूँ। और उसके साथ साथ मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ अल्ट्रासाउंड टीचिंग वीडियो में डॉक्टर अरशद नदीम अवान के साथ। होप आप मुझे भूलेंगे नहीं। और जिस तरह आपको पता है कि गायनी सेक्शन मैंने स्टार्ट किया हुआ है और गायनी नॉर्मल चीज़ें जो हैं हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मेरी आज का जो टॉपिक है वो कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज़ हैं। वो जो अमराज, वो जो चेंजेस हैं इंसानी जिस्म में जो कि मौरूसी होती हैं, स्पेशली यूट्रस के हवाले से, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगा। जहाँ तक यूट्रस की डेवलपमेंट का ताल्लुक़ है, तो मुलेरियन डक्ट जो है एम्ब्रियोलॉजिकल एज में डिसेंड होती है और उसका कॉर्डल एंड जो है वो आपस में मिलकर जब वो फ्यूज़ होता है तो उससे यूट्रस बनता है, सर्विक्स बनता है और विजाइना का अपर पार्ट बनता है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं मुलेरियन डक्ट की फ्यूजन से बनती हैं। अगर मुलेरियन डक्ट की डेवलपमेंट अरेस्ट हो जाए, वो ना हो रही हो, या मुलेरियन डक्ट जो है वो आकर फ्यूज़ ना हो, या ये सेप्टा इसके अंदर एक मौजूद होता है वो रिजॉल्व ना हो, तो इन तीन प्रॉब्लम्स की वजह से मुलेरियन डक्ट एब्नॉर्मेलिटीज़ पैदा होती हैं, या इन शॉर्ट यूट्रस की एब्नॉर्मेलिटीज़, यूट्रस सर्विक्स और विजाइना की एब्नॉर्मेलिटीज़ जो है पैदा होती हैं, जो कि पैदाइशी तौर पे होती हैं। अब वो कौन सी एब्नॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि पैदा होती हैं? तो सबसे पहले आपके पास डायडेल्फिस यूट्रस आता है। अब हम इस इमेजेस में आपको वो दिखाएंगे। जब आपके सामने इमेजेस आ जाएंगे, आपके सामने पिक्चर आ जाएगी, तो आप उसको अप्रिशिएट कर सकेंगे कि डायडेल्फिस यूट्रस क्या होता है। उसके बाद आपके पास दूसरी पैथोलॉजी जो आती है वो आती है बाइकार्नुएट यूट्रस। बहुत कॉमन है, गायनी कुलीग या मेरे रेडियोलॉजिकल कुलीग जो है वो ज़रूर इसको जानते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड पे बड़ी आसानी से ये पिक किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं बाइकार्नुएट यूट्रस। और फिर तीसरी चीज़ जो है वो सेप्टेटेड यूट्रस है। उसके अंदर सेप्टा होता है, कभी ये कंप्लीट होता है, कभी ये इनकम्प्लीट होता है। तो ये एक तीसरी एब्नॉर्मेलिटीज़ है। तो तीन प्रॉब्लम्स की बुनियाद पर तीन जो कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज़ हैं वो हमारे सामने आती हैं। अगर आप इसी तरीके से वन बाय वन आप इसको अंडरस्टैंड कर लें और आप इसकी तस्वीरें देख लें, तो मैं श्योर हूँ कि आपको प्रैक्टिस करने में मुश्किल नहीं होगी, आपको पहचानने में मुश्किल नहीं होगी। दूसरी ये बात ज़रूरी है कि जब आपके पास कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज़ आ जाएं तो कौन से पॉइंट आपने देखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप फंडल थिकनिंग आप देखें। ये आप अपनी प्रैक्टिस में रख लें। जब भी आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हो, यूट्रस को आप देख रहे हो, तो यूट्रस की आप फंडल थिकनिंग की आदत डाल लें। तो जब कभी भी आपको कोई एब्नॉर्मेलिटी नज़र आने लगे या उसकी थिकनिंग में कोई डिस्क्रिपेंसी आ रही हो, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आपका जहन जो है उस तरफ जाएगा कि यहाँ पे कोई कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज़ है। उसके साथ साथ आप मायोमीट्रियल थिकनिंग ज़रूर देख लें। मायोमीट्रियम राइट और लेफ़्ट जो आपको अल्ट्रासाउंड पे नज़र आ रही है, आप उसकी दोनों की मेजरमेंट ले लें। कोई डिस्क्रिपेंसी हो, एक साइड बड़ा एक साइड छोटा, तो आपके जहन में एब्नॉर्मेलिटीज़ आ जाएंगी। और अगर या वो दोनों थिनिंग हो, तो आपके जहन में डायरेक्ट जो है वो कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटी जो है वो जंप करेगी। उसके साथ साथ जो है वो सेंट्रली सेप्टा अगर आपको नज़र आ जाए, तो आप सेप्टल थिकनिंग ले लें। तो तीन एब्नॉर्मेलिटीज़ जिसमें आपको डायडेल्फिस यूट्रस, बाइकार्नुएट यूट्रस और आपके पास जो तीसरी एब्नॉर्मेलिटीज़ आती है वो सेप्टेटेड यूट्रस की आती है। तो ये तीन एब्नॉर्मेलिटीज़ में आपने क्या क्या चीज़ें देखनी आती हैं? आपने फंडल थिकनिंग देखनी है, मायोमीट्रियल थिकनिंग देखनी है, और उसके साथ साथ आपने सेप्टल थिकनिंग देखनी है। ये तीन चीज़ें जो है, ये पैरामीटर्स हैं, आपको ये तीनों चीज़ें जो हैं आपने अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे जो है वो देखनी है। तो कुछ स्लाइड्स यहाँ पे आपके लिए अरेंज की गई हैं, और ये स्लाइड्स जो हैं इसमें सबसे पहले हमने जो है अमेरिकन सोसाइटी फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन जिसने ये क्लासिफिकेशन बताई है, मैंने वो डिस्कस की है, ताकि आपको उसके बारे में थोड़ी सी एक आउटर पिक्चर नज़र आ जाए कि ये एब्नॉर्मेलिटीज़ हो सकती है। उसके बाद फिर मैंने अल्ट्रासाउंड की इमेजेस और 3D इमेजेस जो है इस वीडियो में दिखाए हैं, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि ये हमें किस तरीके से नज़र आएंगे। और इसके साथ साथ फिर मैंने इम्पॉर्टेंस ऑफ MRI और इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्टेरोसर्फिल एंजियोग्राफी जो है वो उसके बारे में बताइए कि आप अगर कोई पे कंफ्यूज हैं तो आप HSG करवा लें, हिस्टेरोसर्फिल एंजियोग्राफी। इसमें आप डाई पास करके
एक्सरे लेकर आपके पास क्लियर पिक्चर आ जाएगी और आप आसानी से उसे रिपोर्ट कर सकते हैं और आप उसे देख सकते हैं और उसके बाद फिर आप उसको अल्ट्रासाउंड पे कंफर्म कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो इस वीडियो में डिस्कस की गई हैं, उम्मीद है आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको जो कॉन्जेनिटल एनोमलीज़ हैं यूट्रस की, उसके बारे में समझ आ जाएगी। मुलेरियन डक्ट एबनॉर्मेलिटीज़ की मेन 3 वजूहात होती हैं। या तो जो है मुलेरियन डक्ट की डेवलपमेंट अरेस्ट हो जाए, वो प्रॉपर तरीके से डेवलप ना हो, या मुलेरियन डक्ट जो 2 मुलेरियन डक्ट होती हैं वो आपस में आकर इकट्ठी फ्यूज़ ना हो। अगर उनकी फ्यूजन अगर ना हो रही, वो सेपरेट रह जाएँ। और तीसरी ये कि उनके दरमियान अगर एक सेप्टम रह जाए, मीडियम सेप्टम जो है वो आकर रीएब्ज़ॉर्ब हो जाता है, लेकिन अगर वो रीएब्ज़ॉर्ब ना हो, उसी जगह पे कायम रह जाए, तो हम कहते हैं कि इन 3 वजूहात की बुनियाद पर मुलेरियन डक्ट जो है वो डिसजेनेसिस हो सकती है। अब मुलेरियन डक्ट डिसजेनेसिस की जो क्लासिफिकेशन है वो 1988 में जो है अमेरिकन फर्टिलिटी सोसाइटी ने जो है की थी, जो आजकल उसको अमेरिकन सोसाइटी फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव मेडिसिन कहा जाता है। इस फेल्योर की वजह से, इस मुलेरियन डक्ट के फेल्योर की, फ्यूजन के फेल्योर की वजह से 3 प्रॉब्लम्स देखने में मिलते हैं। या तो वो यूट्राइन डायडेल्फस होगा, या बाइकार्नुएट यूट्रस होगा, या फिर जो है वो सेप्टेटेड यूट्रस होगा। इस फर्स्ट इमेज पे आप देखें तो हाइपोप्लेजिया या एयरजेनेसिस कहलाया जाएगा। ये चूँकि इसमें मुलेरियन डक्ट की जो डेवलपमेंट है वो अरेस्ट हो गई, वो नहीं हुई, तो उसकी वजह से हमें हाइपोप्लेजिया नज़र आया। आप देखें तो ये जो इसका फंडल पार्ट है वो बहुत थोड़ा सा है, इसमें कोई बॉडी नज़र नहीं आ रही, डायरेक्ट वेजाइनल केलान नज़र आ रही है, इसके अंदर कोई इंडोमेट्रियल कैविटी नहीं है। हालांकि आप 2 फिलोपियन ट्यूब्स देख सकते हैं। फिलोपियन ट्यूब के अंदर जो एरिया है वो आपको नज़र आ रहा है, आपको कैविटी नज़र आ रही है, लेकिन आपको फंडस बॉडी जो यूट्राइन कैविटी है या सर्वाइकल एरिया है वो नज़र नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोप्लेजिया या एजेनेसिस ऑफ द यूट्रस, और ये हमको जो है एमआरआई स्कैन पर जो है वो पता लग सकता है। इस सेकंड इमेज पे आप देखें तो आपको यूनिकार्नुएट यूट्रस नज़र आ रहा है। यूनिकार्नुएट में 4 चीज़ें जो हैं, 4 पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं। पहली ये कि ये कम्युनिकेटिंग है, उसका एक ही कॉर्नू है, उसका एक ही जो है रुडिमेंटरी हॉर्न है, लेकिन दूसरा रुडिमेंटरी हॉर्न साइड पे है और उसके अंदर अपनी इंडोमेट्रियल कैविटी है। वो इंडोमेट्रियल कैविटी मेन इंडोमेट्रियल कैविटी के साथ कम्युनिकेट कर रही है, तो इसको हम कहते हैं यूनिकार्नुएट, कम्युनिकेटिंग यूनिकार्नुएट यूट्रस। उसके सामने आप देखें नॉन कम्युनिकेटिंग। नॉन कम्युनिकेटिंग में आप देखें उसका रुडिमेंटरी हॉर्न है, लेकिन उसकी अपनी इंडोमेट्रियल कैविटी है, लेकिन ये इंडोमेट्रियल कैविटी जो है वो मेन कैविटी के साथ जो है वो आपस में मिल नहीं रही। तो ये कम्प्लिकेशन पैदा करती है, क्योंकि इसके अंदर इंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, इसके अंदर जो है रुडिमेंटरी प्रेगनेंसी जो है वो डेवलप हो सकती है, क्योंकि यहाँ से पॉसिबिलिटी होती है कि ओवा जो है वो कम्युनिकेशन करता हुआ आ सके, या यहाँ पर जो है आपको कोई भी कलेक्शन जमा हो सकती है। तो नॉन कम्युनिकेटिंग यूनिकॉर्नुएट यूट्रस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वन हॉर्न जो है आप देखें, उसका एक हॉर्न है, एक फिलोपियन ट्यूब है, तो दैट इज स्ट्रेट अवे सिंपल यूनिकॉर्नुएट वन हॉर्न यूट्रस। दूसरे में आप देखें यूनिकॉर्नुएट है, अलहदा हॉर्न मौजूद है, लेकिन वो कम्युनिकेट कर भी नहीं रहा, ना उसके अंदर कोई इंडोमेट्रियल कैविटी है, लिहाजा उसके अंदर पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये यूनिकॉर्नुएट के 4 स्टाइल जो हैं आपको एमआरआई पे आसानी से जो है वो नज़र आ सकते हैं। ये थर्ड इमेज में आप देखें तो यूट्राइन डायडेल्फिस आपको दिखाया गया। आप देखें तो 2 हॉर्न हैं, बिल्कुल सेपरेटेड हैं, और ये नीचे आकर सर्विक्स की जगह पर आकर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है इसके 2 सर्विक्स भी अलग हैं। तो सर्विक्स भी अलग हैं, कैविटीज़ भी अलग हैं। एक की अपनी जो है वो इंडोमेट्रियम है, अपना फिलोपियन ट्यूब है, अपना एरिया है, दूसरे का अपना फिलोपियन ट्यूब है, अपनी यूट्राइन कैविटी है। तो इसको हम कहते हैं ये यूट्राइन डायडेल्फिस है, और ये आपको एमआरआई के स्कैन पे भी नज़र आ सकता है। आप अगर अल्ट्रासाउंड में एक्सपर्ट हैं तो आपके सामने ये केस गुजरा हुआ है, तो आप इसको भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। बेहतर तरीका ये है कि जब कभी भी एमआरआई पे डायग्नोज हो जाए, इस मरीज़ को आप दोबारा लेटाएं और आप इसको देखें, अच्छे तरीके से देखें। एक दफ़ा आपने ये केस देख लिया तो आपको ये फिर नहीं भूलेगा। तो ये डायडेल्फिस केस जो है, डायडेल्फिस यूट्रस है।
ये चौथा इमेज जो है ये बाइकार्नुएट यूट्रस है। आप देखें आपको इसमें दो जो है वो फंडल रीजन नज़र आ रहे हैं जो कि डाउन आकर सर्विक्स से पहले मिल जाते हैं। इसके अंदर एक कंबाइंड छोटी सी कैविटी जो है वो होती है। आल्दो आपको दो अलग-अलग सर्विक्स अल्ट्रासाउंड के ऊपर दो अलग-अलग फंडस अल्ट्रासाउंड पे नज़र आएंगे, सर्विक्स एक ही होगा। जब आप अल्ट्रासाउंड कर रहे होंगे तो आपको इसके दो हॉर्न क्लियरली नज़र आएंगे, दोनों के अंदर आपको इंडोमेट्रियल कैविटी क्लियरली नज़र आ जाएगी और इसका सर्विक्स जो है वो आपको एक नज़र आएगा। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं बाइकार्नुएट यूट्रस, जो कि अल्ट्रासाउंड पर आसानी के साथ, बहुत आसानी के साथ ये पिक हो जाता है और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती। और अगर फिर भी ज़रूरत आए तो HSG जो है वो बेहतरीन मेथड है। HSG से ये होता है कि आप डाई पास करके एक्सरे ले लेते हैं और एक्सरे पर जो है आपको इजीली क्लियर हो जाती है कि इसकी दो कैविटीज़ हैं और ये दो अलग-अलग पार्टीशन है। तो ये बाइकार्नुएट यूट्रस पिक जो है वो आसानी से हो सकता है। इस पांचवें इमेज पे आपको सेप्टेटेड यूट्रस नज़र आ रहा है। देखिए इसमें दो तरह के सेप्टा होते हैं। या तो सेप्टा जो है वो बिल्कुल पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, बिल्कुल जो है वो रिजॉल्व नहीं हुआ और फुली सेप्टा रह गया है। तो इस सूरत में आप देखेंगे आपको दो अलग-अलग कैविटीज नज़र आएंगी। यूट्रस एक ही है, उसके अंदर सेप्टेटेड यूट्रस है। इसके अंदर दो कैविटीज़ नज़र आ रही हैं, एक कैविटी की अपनी फेलोपियन ट्यूब है, दूसरी कैविटी की अपनी फेलोपियन ट्यूब है और ये आकर सर्वाइकल कैनाल तक जो है वो इसका सेंटर मौजूद होता है। इसको हम कहते हैं कंप्लीट सेप्टेटेड यूट्रस। तो ये आसान है पहचानना, लेकिन चूंकि कैविटी है आपको अल्ट्रासाउंड पे इस तरह क्लियर नज़र नहीं आएगी। इसके लिए जो है डाई पास करना ज़रूरी होती है। अगर आप जो है वो हिस्टेरोग्राफी करते हैं, सल्फिंजो हिस्टेरोग्राफी करते हैं तो आपको ये आसानी से नज़र आ सकता है। जबकि आप इसके साथ देखें तो ये पार्शियली सेप्टेटेड यूट्रस है। सेप्टा तो आया है लेकिन दरमियान में कैविटी आदि करने के बाद जो है ये ख़त्म हो गया है। तो इसका मतलब है कि थोड़ा पार्ट यूट्राइन कैविटी में, इंडोमेट्रियल कैविटी में जो है वो यूनाइटेड है, उसके बाद ये थोड़ी सी सेपरेटेड हुई हुई है और इसके दो अपनी अलहदा फेलोपियन ट्यूब और आपको जो एरिया नज़र आ रहे हैं, तो इसे कहते हैं सबसेप्टेटेड या पार्शियल सेप्टेटेड यूट्रस। इमेज नंबर 6 जो है इसको आर्कुएट यूट्रस कहते हैं। अगर आप गौर करें तो इसकी जो फंडल पार्ट है वो इंडेंट हो रहा है, थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश हो रहा है। तो बाज़ ऑथर कहते हैं कि ये कंजेनिटल एनोमली है, बाज़ कहते हैं ये नहीं है। लेकिन चूँकि आपको 3 पैरामीटर बताए गए हैं कि जब कभी भी आपको महसूस हो कि ये कंजेनिटल एनोमली है तो 3 बातें आपने ध्यान में रखनी है। पहले तो फंडल इंडेंटेशन को देखें कि फंडस कितना जो है वो इंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर आया हुआ है। दूसरा आपने जो है वो सेप्टल थिकनेस आपने देखनी है कि सेप्टा जो दरमियान में है तो उसकी थिकनेस जो है वो कितनी है। और उसके साथ तीसरी बात जो है वो ये है कि आपने मायोमीट्रियम की जो है वो थिकनिंग देखनी है कि मायोमीट्रियल थिकनिंग कितनी है। तो फंडल इंडेंटेशन को देखना है, सेप्टल थिकनिंग को देखनी है और मायोमीट्रियल थिकनिंग को देखनी है। तो इसको कंफर्म करने के लिए आपने कंजेनिटल एनोमली को इन 3 बातों से आपने, इन 3 पैरामीटर पे आपने जाकर देखना है। ये आपको जो एग्जांपल नज़र आ रही है ये है आर्कुएट यूट्रस की और इसके लिए हम अल्ट्रासाउंड पे भी पिक कर सकते हैं, हिस्टेरोसल्फेंजियोग्राफी पे भी पिक कर सकते हैं और इसके लिए जो MRI भी जो है वो बेहतरीन मॉडलिटी है। 7वें इमेज को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पैटर्न है, लिहाजा मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा। मैंने ये बाकी आपको 6 तस्वीरें जो हैं जो कि अमेरिकन सोसाइटी फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन ने जो है वो क्लासिफाई की हैं, ये आपके साथ शेयर कर ली। कुछ इमेजेस मैंने आगे रखे हुए हैं जो कि 3D इमेजेस हैं जो आपको थोड़ा सा एक पिक्चर देंगे, आइडिया देंगे और उसके साथ साथ कुछ अल्ट्रासाउंड के इमेजेस हैं जिस पर आप जो है कंजेनिटल एनोमली जो है वो पिक कर सकते हैं। तो आइए ये अगली स्लाइड देखते हैं, इस पर आपको कुछ आसानी होगी इन तमाम चीज़ों को पिक करने में। ये 3D इमेज पे आपको नॉर्मल यूट्रस दिखाया गया है। आप देखें तो 3 पिक्चर्स हैं, इसके ऊपर आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में और आपको ट्रांसवर्स सेक्शन में 3D इमेजेस ये सारे दिखाए गए हैं। इंडोमेट्रियल कैविटी आप देखें, आपको फुली इंडोमेट्रियल थिकनिंग यहाँ पे क्लियर नज़र आ रही है, आपको सर्वाइकल कैनाल नज़र आ रही है, आपको इंडोमेट्रियम थिकनिंग के साथ साथ मायोमीट्रियल थिकनिंग भी आसानी से यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके साथ साथ अगर ट्रांसवर्स इमेज पे देखें तो आपको इंडोमेट्रियल मायोमीट्रियल क्लैरिफिकेशन इंटरफेस सारा क्लियर नज़र आ रहा है।
आप निचले वाले इमेज पे देखें तो आपको जो फंडल एरिया है वो क्लियर नज़र आ रहा है। तो जिस तरीके से पैरामीटर है कि अगर कोई कंजेनिटल एनॉमली हो तो आपने सबसे पहले फंडल इंडेंटेशन को देखना है। अगर वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा डाउनवर्ड जा चुका है तो इसका मतलब है कि यार कोई यूट्रस है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी इंडेंटेशन नहीं है, बिल्कुल स्मूथ इसकी फंडल एरिया जो है वो नज़र आ रहा है। फंडल थिकनिंग ज़रूरी होती है, मायोमीट्रियल थिकनिंग ज़रूरी होती है कि इसके मायोमीट्रियम कितनी थिक है, ये इसकी दूसरी पैरामीटर है जो आपने इसका ख्याल रखना होता है। तो ये पॉइंट ऐसे होते हैं कि जिसमें आपने कंजेनिटल एनॉमली को मद्देनज़र रखना होता है। तीसरा जो है वो इसके अंदर अगर सेप्टा है तो आपने सेप्टल थिकनिंग लेनी है। तो ये एक नॉर्मल यूट्रस है 3 डायमेंशनल स्टडी पे। ये स्लाइड आपको आर्कुएट यूट्रस दिखा रही है। अगर आप देखें तो आपको यूट्राइन कैविटी नज़र आ रही है, लेकिन ये यूट्राइन कैविटी सुपीरियर पार्ट उसका जो है वो कंप्रेस, इसका मतलब है कि फंडस जो है इंडेंट हुआ है। तो ये इंडेंटेशन जो है आपको क्लियरली नज़र आ रही है। तो आप हॉर्न से इसकी इंडेंटेशन की मेजरमेंट लेंगे तो अगर ये 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा आ रही है इसका मतलब है कि ये आर्कुएट यूट्रस है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि आर्कुएट यूट्रस कुछ ऑथर कहते हैं ये कॉन्जेनिटल एनॉमली है, कुछ ऑथर कहते हैं कि ये कॉन्जेनिटल एनॉमली नहीं है। दूसरी बात ये कि ये सब्जेक्टेड टू कंसेप्शनल उस पे है कि ये कंसीव कर सकती है या नहीं कर सकती, या उसमें कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये तमाम क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ रिसर्चेस मौजूद है, लेकिन चूँकि हमारा रेडियोलॉजी से ताल्लुक़ है और हमने ये डायग्नोसिस देनी होती है कि ये यूट्रस की अगर कंजेनिटल एनॉमली है तो कौन सी है, तो ये आपको MRI पे नज़र आ रही है और ये क्लियर पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। इसमें हम आर्कुएट यूट्रस देख सकते हैं। ये सब सेप्टेट यूट्रस है या इसको कहते हैं पार्शियली सेप्टेटेड यूट्रस। जिस तरह मैंने बताया था कि या तो सेप्टा जो है फुल्ली नीचे तक आया हुआ होगा और उसको सर्वाइकल रीजन तक पहुंचकर उस कैविटी को एरिया को अलहदा कर रहा होगा, उसकी अपनी यूट्राइन कैविटी होगी और अपनी जो है वो फेलोपियन ट्यूब का एरिया होगा। लेकिन बाज़ में जो है ये सेप्टा दरमियान में आकर यूट्राइन कैविटी के सेंटर तक पहुंचकर ख़त्म हो जाएगा और कुछ यूट्राइन कैविटी आपस में मिली हुई होगी, जो इस केस में आपको नज़र आ रही है। आप देखें तो आपके पास सफिशेंट यूट्राइन कैविटी है, फिर ऊपर जाकर थोड़ी सी कैविटी डिवाइड होती है, 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। तो इसको हम जो है पार्शियली सेप्टेटेड यूट्रस कहते हैं, या आप इसको जो है सब सेप्टेटेड यूट्रस कह सकते हैं। अल्ट्रासाउंड पे किसी हद तक आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन बेहतर मॉडलिटी ये है कि आप MRI कराएं या फिर आप इसकी सल्फिंजो हिस्टेरोग्राफी करा लें। आयोडीन पास करके एक्सरे लिए जाते हैं और ये कैविटीज़ दोनों क्लियरली समझ आ जाती हैं। तो ये सब सेप्टेटेड यूट्रस की एग्जांपल है। आप इस इमेज को गौर से देखें तो इस इमेज पे आपको सेप्टेटेड यूट्रस नज़र आ रहा है। आपको ये जो एनेक्विक एरिया नज़र आ रहा है, ये सेंटर में जो ब्लैक एरिया, ये असल में सेप्टा है। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि आपने क्या पैरामीटर है कि सेप्टल थिकनिंग लेनी है, ये आप सेप्टा की थिकनिंग इजीली दे सकते हैं। आपने फंडस थिकनिंग लेनी है, आपने मायोमीट्रियल थिकनिंग लेनी है। ये जो आपको वाइट नज़र आ रही है 2 कैविटीज़ है, ये नीचे सर्विक्स एरिया तक जो है वो अलहदा हुई है। इसका मतलब है इसकी 2 अलहदा कैविटीज़ हैं, इसकी अपनी हर एक की एक अलहदा फेलोपियन ट्यूब है। तो एक एरिया की अपनी फेलोपियन ट्यूब है, दूसरे एरिया की दूसरी फेलोपियन ट्यूब है। तो इसको हम इसको हम फुली सेप्टेटेड यूट्रस कहते हैं। ये कंप्लीट सेप्टा है और आपको MRI स्कैन पे इस तरीके से ये क्लियरली फुली सेप्टेटेड यूट्रस नज़र आएगा। ये अल्ट्रासाउंड का इमेज है और ये बाइकार्नुएट यूट्रस है। बाइकार्नुएट यूट्रस जो है वो अल्ट्रासाउंड पे पहचानना बहुत आसान होता है। इसके जो है वो 2 फंडस आपको नज़र आ रहे होंगे और आप ये दरमियान में आकर बॉडी से जॉइन हुई होती है। इसका मतलब है इसके अंदर अगेन कंबाइन यूट्राइन कैविटी होती है, लेकिन फंडस का पार्ट जो है वो अलहदा होता है। तो इस तरह के यूट्रस को जो है हम बाइकार्नुएट यूट्रस कहते हैं। इसके 2 सेपरेट हॉर्न हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो ये बाइकार्नुएट यूट्रस जो है ये कॉन्जेनिटल एनॉमली है और इसमें ये होता है कि एक हिस्से की अपनी फेलोपियन ट्यूब होती है, दूसरे हिस्से की भी अपनी फेलोपियन ट्यूब होती है, लेकिन ये सर्विक्स को जो है वो ज्वाइन कर रहे होते हैं। सर्विक्स इनका एक ही होता है और दरमियान में जो एरिया जो इंडोमेट्रियल कैविटी है वो थोड़ी कैविटी जो है वो इकट्ठी होती है, जबकि बाकी एक हॉर्न अपनी कैविटी लेके अलहदा हो जाता है, दूसरा हॉर्न अपनी कैविटी लेकर अलहदा हो जाता है। और ये वाहिद वो
एनॉमली है जिसको हम अल्ट्रासाउंड पे बहुत आसानी के साथ पहचान सकते हैं। तो ये बाइकार्नुएट यूट्रस की एग्जांपल है। ये यूट्राइन डायडेल्फिस है। आप देखें तो इसके अलहदा 2 हॉर्न हैं, लेकिन ये 2 हॉर्न इस तरीके से नीचे तक गए हुए हैं कि इसकी सर्विक्स भी अलहदा कर दी है। तो यानी आपको जो ये वाइट एरो नज़र आ रहा है, ये आपको 2 सर्विक्स दिखा रहा है, यानी इसके 2 सर्विक्स जो हैं वो अलहदा-अलहदा हैं। एक हिस्से का अपना सर्विक्स, अपनी बॉडी और अपनी एक फेलोपियन ट्यूब, दूसरे हिस्से का अपना सर्विक्स, अपनी बॉडी और अपनी फेलोपियन ट्यूब है। तो इस तरीके से ये यूट्राइन डायडेल्फिस है। इसके 2 सर्विक्स, 2 बॉडीज़, लेकिन एक एक फेलोपियन ट्यूब है। एक की अपनी फेलोपियन ट्यूब है, दूसरे की अपनी फेलोपियन ट्यूब है। तो इसको हम कहते हैं यूट्राइन डायडेल्फिस। ये आपको अल्ट्रासाउंड पे नज़र आएगी। किसी हद तक आप देखें तो अगर कंफ्यूज ना हो तो आप इसे पिक कर सकते हैं, या फिर आप इसके लिए हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी कराते हैं, आप डाई पास करते हैं तो आपको 2 सेपरेट यूट्रसेस नज़र आते हैं। लेकिन पर वेजाइनल एग्जामिनेशन पे अगर गायनोकोलॉजिस्ट जो है वो एक्सपर्ट है और वो देख सकती है कि यहाँ पे 2 यूट्रस नज़र आ रहे हैं, तो अगर डाई जिस हिस्से में गई तो वो हिस्सा एक्सरे पे आ जाएगा, अगर दूसरा इग्नोर हो गया तो कवर नहीं हो सकता हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी पे। इसलिए एमआरआई मस्ट है कि आप एमआरआई कराएं और कंफर्म करें कि ये वाकई यूट्राइन डायडेल्फिस है या नहीं। ये अगेन यूनिकार्नुएट यूट्रस है। इसका सिर्फ एक ही हॉर्न है, इसकी एक ही जो है फेलोपियन ट्यूब है। इसके साथ कोई रूडिमेंटरी हॉर्न नज़र नहीं आ रहा। मैंने आपसे कहा कि यूनिकार्नुएट यूट्रस में 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या तो जो है वो रूडिमेंटरी हॉर्न होगा या नहीं होगा। और अगर रूडिमेंटरी हॉर्न होगा तो फिर इसकी अगेन 2 पॉसिबिलिटीज़ है कि उसके अंदर इंडोमेट्रियल कैविटी जो है वो मेन कैविटी के साथ जॉइन कर रही है या नहीं कर रही। उसे कहेंगे या कम्युनिकेटिंग है या नॉन कम्युनिकेटिंग है। तो ये इसकी 4 आसानी से आपको अंडरस्टैंड हो सकते हैं, जो मैंने पिछले इमेजेस पे आपको जो क्लासिफिकेशन अमेरिकन सोसाइटी फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन की जो क्लासिफिकेशन है वो आपको दिखाई। एक दफ़ा आप इसको पढ़ लें, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यूनिकॉर्न है, या तो ये सिंगल है, और अगर इसके साथ रूडिमेंटरी हार्न है तो आप ये देख लें कि उस रूडिमेंटरी हार्न की जो इंडोमेट्रियल कैविटी है वो कम्युनिकेटिंग है या कम्युनिकेटिंग नहीं है। अगर कम्युनिकेटिंग नहीं है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वो कम्युनिकेटिंग है तो आप उसको देखते हैं वो दूसरी एंटिटी में जाती है। मुख्तलिफ आगे कॉम्प्लिकेशन मैंने इसमें डिस्कस कर दी हैं। तो ये यूनिकार्नुएट यूट्रस है। जी दोस्तों, तो ये था कंजेनिटल एनॉमलीज़ के बारे में, जो कि यूट्रस के हवाले से थी कि यूट्रस जो है किस शेप में हमें कितनी एबनॉर्मेलिटीज़ में नज़र आ सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियोस के बाद आप जो है यूट्राइन डायडेल्फिस को बड़ी आसानी से पहचान सकेंगे कि ये किस तरीके से नज़र आएगा। आपको जो है बाइकार्नुएट यूट्रस के वो बाइकार्नुएट या यूनिहॉर्न है, यूनिकार्नुएट है, या अगर वो बाई है तो उसका जो रुडिमेंटरी हॉर्न है वो कम्युनिकेटिंग है या नॉन कम्युनिकेटिंग है। उसके बाद आप बाइकार्नुएट यूट्रस को बड़ी आसानी से पहचान सकेंगे। सेप्टेटेड यूट्रस आपके लिए अब इतना मुश्किल नहीं होगा कि ये कंप्लीट सेप्टा है या ये जो है पार्शियल सेप्टा है। इसके साथ साथ मैंने ये भी डिस्कस किया कि आपको क्या क्या मॉडलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं रेडियोलॉजी में। तो आप जो मेन आपके क्वेरीज़ हैं या क्वेश्चंस हैं वो एमआरआई से, अल्ट्रासाउंड से, एचएसजी से जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। बाकी कुछ दूसरी रेडियोलॉजिकल टेक्निक्स भी हैं जो कि इन केस जब आपके पास सलूशन इन 3 मोडालिटी से ना निकल रहा हो तो आप फिर वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। वो रेयर हैं, वो कुलीग जो कि रेडियोलॉजी में एफसीपीएस कर रहे हैं या एमसीपीएस कर रहे हैं या फर्दर हायर ग्रेजुएशंस कर रहे हैं, तो वो उनके लिए ज़रूरी है। मेरी चूँकि ये वीडियो जो है उन साथियों के लिए है जो कि या तो रेडियोलॉजी में जो है वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर जो है एमसीपीएस की ट्रेनिंग या तैयारी कर रहे हैं, या जिनका पूरा फोकस जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अल्ट्रासाउंड की तरफ है। तो इस रिलेटेड, इससे मुतालिक मैंने ये वीडियो जो है वो अपलोड करना शुरू की। जहाँ तक रेडियोलॉजी के दूसरे सब्जेक्ट का ताल्लुक़ है जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरेज़ हैं, और उसके बाद फिर बेरियम स्टडीज़ हैं, और उसके बाद सीटी स्कैन की रिपोर्टिंग है। ये 3 एस्पेक्ट को जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने शेड्यूल पे रख रहा हूँ। फिर उम्मीद है कि जब मैं अल्ट्रासाउंड
की तमाम सेक्शन को कंप्लीट कर चुका हूँ तो मैं फिर एक्सरेज और बेरियम्स की तरफ जो है वो आऊँगा। लेकिन चूँकि अल्ट्रासाउंड एक वास्ट फील्ड है, अभी हमने जो है इसमें जंप किया है, सो इट विल टेक क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, सो स्टे विद मी। उम्मीद है कि आपको ये जो है इंतज़ार इतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले अल्ट्रासाउंड पे फोकस कर रहे होंगे। अगर कोई क्वेश्चन गायनी से रिलेटेड या इन टॉपिक से रिलेटेड आपके जहन में आ रहा हो तो मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। अपना फीडबैक देना मुझे ना भूलिएगा, और अगली किसी दूसरी वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।